हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। एक भारतीय होने नाते हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला मौका है। इसी वजह से मैं सभी भारतीयों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी साल 17 जून 2020 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का अपॉइंटमेंट हुआ है। जो अपॉइंटमेंट हमें समझना है, एज वेल एज हमें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी समझनी है। ये वीडियो लेक्चर पूरी तरीके से उसी के बारे में समझाने के लिए बनाया गया है। अब ये है, यहाँ पे हमें ये नॉन परमानेंट सीट जो मिली है, उसके बाद हम इसी वो हॉर्सशू टेबल है जिस पे हम भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव परमानेंटली 2 सालों के लिए यूनाइटेड नेशन में रहेगा। अब हमें समझने से पहले हम कुछ बातें यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। अब यूनाइटेड नेशन क्या है ये पहले हमें जानना चाहिए। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, जो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब हम बोल सकते हैं जो आगे नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया आफ्टर लीग ऑफ नेशन। तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, जो जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। अब यहाँ पे उसके न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर के साथ साथ अदर ऑफिसेज भी है, जिनेवा में, नैरोबी में और वियन्ना में। तो इसी तरीके से हमें यूनाइटेड नेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो यहाँ पे जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये 6 ऑर्गन्स कौन से हैं? तो पहला है सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है जनरल असेंबली, तीसरा है सेक्रेटेरिएट, चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, छठवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें ओरिजिन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान थे, उन्होंने 4 पुलिसमैन मतलब जो 4 मेजर अलाइड कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जर्मनी एंड जापान, इनको रोकने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी में से ये 4 कंट्रीज ने आगे जाकर सिक्योरिटी काउंसिल की नींव रखी। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है आज उसमें 5 मेंबर है, बट ये डम्बरटन ओक्स कॉन्फ्रेंस है, उसी कॉन्फ्रेंस में फ्रांस को एज अ 5th मेंबर यहाँ पे ऐड किया गया और इसी वजह से इसमें 5 मेंबर का ये ऑर्गेनाइजेशन बना। अब इसके आगे हम जानते हैं तो 5 मेंबर के साथ साथ यूएस ये भी चाहता था कि ब्राज़ील को भी एज अ 6th मेंबर ज्वाइन किया जाना चाहिए, बट उसके लिए यहाँ पे सोवियत यूनियन और ब्रिटिश डेलीगेशन दोनों भी अपोज कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे ब्राज़ील को एज अ 6th मेंबर एडमिट नहीं किया गया। अब यहाँ पे जब इनिशियली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था तो उसमें 11 मेंबर थे और 11 मेंबर में से 5 मेंबर परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे। बट अब ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है उनका नंबर आज के समय में 10 है। वो 1965 में बढ़ाया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है वो एक्सपांड यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल 23 में अमेंडमेंट करने के बाद किया गया, जिसकी वजह से 6 मेंबर से 10 मेंबर यहाँ पे नॉन परमानेंट बढ़ाए गए। तो इसी के साथ 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट और टोटल इनका होता है 15 मेंबर्स का। तो यहाँ पे हम जानते हैं देन यहाँ पे हमें समझना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, तो उसकी जिम्मेदारियां जब देखते हैं तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इनका कहना था कि ये आगे जाकर वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काम करेगी। एज वेल एज दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो है कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एडमिट होना चाहती है, एडमिशन होना चाहती है, तो उस दौरान रिकमेंडेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी जिम्मेदारी है कि यूएन चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, उसमें चेंजेस भी उसको अप्रूव करने का काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है। उसके पावर्स है, तो ये पावर्स, पहली पावर है पीस कीपिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग ऑपरेशन मतलब जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से देश में बहुत सारे सिविल वॉर्स होते हैं। जैसा अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका में 2009 तक LTTE, तो ये जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो तमिल के राइट्स के लिए काम कर रही थी, तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इसे रोकने के लिए श्रीलंकन मिलिट्री को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के द्वारा मदद की थी। तो ये पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती है, वो फोर्सेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भेजी जाती है, जो उसका पहला पावर है। दूसरा पावर है यहाँ पे इंटरनेशनल सैंक्शंस। अब इंटरनेशनल सैंक्शंस मतलब क्या, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे जो कंट्रीज है वो बहुत बार न्यूक्लियर वेपन के सहारे वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी को चैलेंज करने के यहाँ पे दावे करते हैं। तो उन्हीं को उनके ये प्रोग्राम रोके जाए और उनको एक तमाचा मारे, ऐसे हिसाब से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए जाते हैं। अब इंटरनेशनल सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सैंक्शंस या इकोनॉमिक सैंक्शंस भी होते हैं कि जिसकी वजह से ये हो सकता है कि उन कंट्रीज़ के साथ कोई भी अदर कंट्री ट्रेड नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें आगे जाकर ना करे। तीसरा है ऑथोराइजिंग मिलिट्री एक्शन। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाने के बाद भी उन कंट्रीज़ के बारे में कोई भी बिहेवियरल चेंज नहीं होता, तो आगे जाकर उन पे मिलिट्री एक्शन भी की जा सकती है। और उसके आगे जाते हैं तो मेंबरशिप के बारे में हमें समझना है। तो मेंबरशिप क्या है, तो इसमें देयर आर 5 मेंबर्स। अब ये परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो 5 मेंबर्स कौन कौन हैं, US, UK, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत यूनियन। अब ये एस्टैब्लिशमेंट के दौरान थे, मतलब 1946 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो उस दौरान ये 5 परमानेंट मेंबर अपॉइंट हुए थे। बट 1971 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह, मतलब जो आज का ताइवान है, उसको रिप्लेस किया गया मेनलैंड चाइना द्वारा। जो मेनलैंड चाइना है, जिसके अभी के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उस कंट्री का नाम है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो सोवियत यूनियन 16 कंट्रीज़ का ये एक क्लब था, तो उसको डिसइंटीग्रेट होने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन या उसकी जगह पे जो रशिया है, उस कंट्री को 1991 में एज अ परमानेंट मेंबर एडमिट किया गया। तो आज के सिनेरियो में परमानेंट मेंबर का यहाँ पे US, UK, फ्रांस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रशिया, ऐसे 5 परमानेंट मेंबर के नाम है। नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और ये इलेक्ट होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अब ये 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से मिलनी चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो टोटल मेंबर्स होते हैं, मतलब दुनिया में जितनी सारी कंट्रीज़ है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खुद का रिप्रेजेंटेशन भेजती है और उनके वोटिंग के द्वारा वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। और ये मेंबर्स जो होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीतने चाहिए। करंटली जो 10 मेंबर्स है, उसमें ये जो 10 मेंबर्स, तो यहाँ पे बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ये जो है वो इस दिसंबर 2020 में रिटायर्ड हो जाएंगे और बाकी यहाँ पे नए 5 मेंबर्स ऐड हो जाएंगे। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें से हर साल 5 मेंबर्स है वो रिटायर्ड होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने देखा। मतलब एक साथ 10 मेंबर अपॉइंट नहीं होते, तो 5 मेंबर हर साल रिटायर्ड होकर उनके जगह पे नए मेंबर्स एडमिट होते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो नए मेंबर्स होते हैं उनके लिए फ्रेश 2 ईयर टर्म होती है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया जाए तो 2019 में जो इलेक्ट होगा, तो वहाँ पे वो 2019-20 के लिए होगा,
देन दूसरा, जब 2020 में जो इलेक्ट होगा वो 2020 और 21 के लिए होगा। अब इंडिया का जो टर्म है वो है 2021 और 22 के लिए। अब ये रिटायरिंग मेंबर जो होता है वो रिटायरिंग मेंबर तुरंत एज अ री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये बात आपके लिए समझ में आनी चाहिए। मतलब आगे जाकर इंडिया आज अपॉइंट हुआ है तो इंडिया नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कम से कम वहाँ पे टाइम बीच में जाना चाहिए, देन उसके बाद ही इंडिया का री इलेक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो ये क्या किए जाते हैं, एक जोग्राफिक क्राइटेरिया किया गया है कि रीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको 2 ईयर टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जैसे कि 10 मेंबर है नॉन परमानेंट मेंबर, तो उसमें 5 सीट्स है, वो 5 सीट्स अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के लिए दिए गए हैं। अब ये 5 सीट्स में से 3 सीट्स जो है वो अफ्रीका के लिए और 2 सीट्स है वो एशिया के लिए दिए गए हैं। बट यहाँ पे एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि जिसकी वजह से अफ्रीका अपने 3 में से क्या करेगा, 1 सीट अरब कंट्री के लिए देगा और उसके आगे आने वाले इलेक्शंस में एशिया अपनी तरफ से 1 सीट देगा। मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिवली एक बार अफ्रीका अपने 3 मेंबर्स में से अरब को इंक्लूड करेगी और उसके बाद एशिया अपने यहाँ पे 2 मेंबर्स में से 1 सीट अरब कंट्री के लिए देगी। एक कन्वेंशन यहाँ पे इनफॉर्मल कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 5 मेंबर के बाद जैसे देखा जाए तो 2 मेंबर्स जो होते हैं वो लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज से होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज से होते हैं, एंड एक लास्ट मेंबर जो है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से होता है। ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पे 10 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलाकर जो 15 मेंबर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हमेशा ऑल टाइम्स यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव परमानेंटली होने चाहिए। अब यहाँ पे हम वेटो पावर के बारे में जानते हैं। तो वेटो पावर क्या है, ये बहुत न्यूज़ में होता है। जैसे चाइना ने वेटो पावर यूज़ किया, यूएस ने वेटो पावर यूज़ किया। तो ये होता क्या है ये समझना है। वेटो पावर जनरली निगेटिव वोट होता है, जहाँ पे कोई कंट्री अपनी तरफ से निगेटिव वोट डालकर उस रिजोल्यूशन को वो आगे जाने से रोकती है। तो यहाँ पे वेटो पावर जो है वो वेटो पावर क्या है। अब ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शाल हैव 1 वोट। मतलब यहाँ पे 15 मेंबर्स को तो वोट होंगे, बट यहाँ पे जो वेटो पावर है वो सिर्फ क्या होगी, परमानेंट मेंबर्स को ही होगी। तो अब यहाँ पे याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था, जो फरवरी 1945 में हुआ था, कि बिग 5 मतलब जो परमानेंट मेंबर्स है उनको ही क्या होगी, वेटो पावर होगी। बट वेटो पावर क्या कर सकती है, वो सिर्फ रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करने से रोक सकती है, उन पे डिबेट वो नहीं रोक सकती। मतलब किसी भी रिजोल्यूशन पे डिबेट हो रहा है तो उस डिबेट को फ्री हैंड होने से कभी रोक नहीं पाएगी परमानेंट मेंबर्स। अब यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में एक कन्वेंशन है कि जो कन्वेंशन क्या है, आर्टिकल 27 कि जिसके द्वारा 3/5 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है कोई भी रिजोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। 3/5 मतलब 15 मेंबर में से 3/5 होता है 9, मतलब 15 मेंबर में से 9 मेंबर का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, तभी वो रिजोल्यूशन पास हो सकता है। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है, इन 9 मेंबर्स में कंपल्सरीली 5 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। मतलब 5 मेंबर में से कोई भी कंट्री निगेटिव वोट या वेटो पावर का यूज़ करती है तो उस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे एक कन्वेंशन हमें समझना है कि जिसमें एब्सटेंशन बाय परमानेंट मेंबर इज़ नॉट रिगार्डेड एज वेटो। मतलब ये कन्वेंशन है कि कोई भी 5 कंट्रीज़ में से एब्सटेंशन नहीं कर सकती और यहाँ पे उसे वेटो नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। देन प्रेसिडेंसी। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको प्रेसिडेंसी होती है, मतलब ये प्रेसिडेंट हर मंथ के लिए रोटेशन
में वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। जो 15 कंट्रीज़ है, उन 15 कंट्रीज़ का मतलब जैसे परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हर महीने के लिए वहाँ पे होता है। एक महीने के लिए एक कंट्री रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे उसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंसी दी जाती है। तो ये अब हमें फंक्शंस उसके पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट करता क्या है। मतलब जैसे कोई कंट्री एक मंथ के लिए अपॉइंट होती है तो उस दौरान उस मंथ में सारे जो फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम वो प्रेसिडेंट करेगा। दूसरा, डिसाइड पॉलिसी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस पर भी वो काम करेगा। थर्ड वन है यहाँ पे कि कोई दो कंट्रीज़ है या नंबर ऑफ कंट्रीज़ है या कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स है तो उन पर रिजोल्यूशन निकालना है, कोई सोल्यूशन निकालना है तो उस टाइम एज ए डिप्लोमेट और इंटरमीडिएरी वो काम कर सकता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो जुलाई 2020 में जर्मनी एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब 2021 में होगी तो वहाँ पे जनवरी 2021 में यहाँ पे ट्यूनीशिया रिप्रेजेंट करेगी और उसके आगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, चाइना, इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगस्त 2021 में इंडिया एज अ प्रेसिडेंट काम करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ऐसा ही उनका इंडिया का टर्न 2022 में रिपीट हो सकता है। देन उसके आगे जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया का रिलेशन। अभी हमने जो पहले ही बात की थी कि 17 जून 2020 को इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के लिए, जो टर्म 1 जनवरी 2021 से होगी, स्टार्ट होगी और उसके बाद वो ख़त्म होगी 31 दिसंबर 2022 में। तो ऐसे 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया जो आज अपॉइंट हुआ है वो टोटल 8 बार अपॉइंट हो चुका है। मतलब जो 2021-22 का जो टर्म है तो उसको मिलाकर हम 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तौर पे अपॉइंट हो चुके हैं। इसके पहली बार हम यहाँ से अपॉइंट मतलब इतने सालों हम अपॉइंट हो चुके हैं। 2021-22 को अपॉइंट होने से पहले 10 साल पहले हम 2011 और 12 के लिए अपॉइंट हुए थे एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। अब यहाँ पे जो 2021 और 22 के लिए जो अपॉइंट हुए हैं वो है इंडिया, केनिया, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे। तो ऐसे 5 कंट्रीज़ ये यहाँ पे काम करेगी नॉन परमानेंट मेंबर की तौर पर। अब यहाँ पे हम जो 5 कंट्रीज़ की बात कर रहे थे वो 5 कंट्रीज़ इनको रिप्लेस करेगी। मतलब जैसे बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका, जिनका टर्म यहाँ पे इसी साल मतलब दिसंबर 2020 में ख़त्म हो जाएगा और वो 2019 और 20 के लिए अपॉइंट किए गए थे। अब यहाँ पे इंडिया जो है उस इंडिया को हमारे टोटल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो टोटल मेंबर्स है उसमें से 184 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया 55 मेंबर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप के हैं। तो इनकी तरफ से हम यहाँ पे एशिया ग्रुप से हम इलेक्ट हो चुके हैं 184 वोट से। एज वेल एज इंडिया को ये 55 मेंबर कंट्रीज़ जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप में से उन्होंने भी अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट हमें दिया था। इवन यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का भी इंडिया को सपोर्ट था। इंडिया हैज़ बीन टू कीन होल्ड सीट 2021 और 22 के लिए जो हम यहाँ पे सीट होल्ड करने वाले हैं वो हमारे लिए और एक दूसरा गौरव है कि हमारे देश को स्वतंत्र होने के 75th एनिवर्सरी पे, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो 2022 में होने वाली है, उसके साथ इसका कोइंसाइड हो रहा है। मतलब 2022 में भारत को 75 साल होने वाले हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद, और इंडिया का टर्म भी 2021 और 22 के लिए अपॉइंट हो रहा है। तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है।
अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंट हम अगस्त 2021 के लिए है, ये बात भी हमने देखी है। अब इसके पहले हमें ये भी समझना है, जैसे देखते हैं तो यहाँ पे ये बात है कि इंडिया ने 1975 में पाकिस्तान के साथ और 1996 में जापान के साथ इलेक्शन में हार भी पाई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में जब इलेक्शन 1975 हुआ था तो उसमें 8 राउंड हुए थे और 8 राउंड के बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान फाइनली वो टर्म जीता था। और इंडिया जैसे 8 बार यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर हो चुका है, वैसे ही पाकिस्तान मतलब 7 बार यहाँ पे अपॉइंट हो चुका है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान का जो लास्ट टर्म था वो 2012-13 के लिए था। तो ऐसे इसी के साथ हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।